हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में रियोस्टेट क्या है उसे भी हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स इन दोनों में क्या हल्का सा डिफरेंस है, ये ज़रा समझ लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर्स, और दूसरा होगा रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक कंडक्टर हुआ करता था, यानी कि एक वायर है, राइट। अब ये वो वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो होने वाला है। अब इस वायर के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, ऑब्वियसली ये जो वायर है बहुत सारे एटम से बनी होगी, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैटरी से कनेक्शन कर देते, यहाँ पर की लगा लेते, इस तरह कनेक्शन कर देंगे। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये है की, प्लग की है, राइट। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले से क्या कर रहे, रैंडम मोशन कर रहे। जो भी एटम्स के लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो रैंडम मोशन कर रहे थे, सभी जगह पे घूम रहे थे। जैसे हम बैटरी कनेक्शन कर देते तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में इस तरफ जाते रहते हैं, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हमने यहाँ पर स्विच ऑन कर देंगे तो ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ से रिपल्शन फोर्स एग्जर्ट होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आगे जाएंगे। सामने वाला पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेगा, तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे, मतलब चार्ज फ्लो हो रहे, तो यहाँ पर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम इज द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट था। अभी देखो यहाँ जो करंट फ्लो होने वाला है ना, करंट फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ क्रिएट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ क्रिएट होती है उसी तरफ करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होगा। क्लियर है। अभी देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे तो बीच में ये सब क्या थे, एटम्स थे। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे मतलब क्या करेंगे, एटम से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, है। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, देखो एक सेकंड में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने ज्यादा करंट बनेगा, है ना। तो ऐसे में अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं समझो एकदम स्पीड से, तो बीच में क्या हो रहा है, एटम से वो टकराएंगे मतलब उनको रुकावटें आएगी, यानी कि ऑपोजिशन क्रिएट होगा। ये जो ऑपोजिशन क्रिएट हो रहा है, ये जो उनको रुकावटें आ रही है, वो रुकावटें की जो वैल्यू है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। कितनी रुकावटें आई है, हाउ मच ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस मटेरियल इज द रेजिस्टेंस। इस मटेरियल ने कितना रोका है, कितना रुकावटें डाला है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पर जाने में, वो जो रुकावटें हैं, वो जो रेजिस्टेंस हुआ है, जो ऑपोजिशन क्रिएट हुआ है, उसकी जो वैल्यू है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये रुकावटें करने वाला है कौन, ये मटेरियल कर रहा है, ये मटेरियल की वजह से रुकावटें आ रही है। तो जो रुकावटें डालता है, यानी कि जो ऑपोजिशन क्रिएट करने वाला मटेरियल है, उसे कहते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है। तो रुकावटें डालने वाला मटेरियल को कहते हैं रेजिस्टर, और कितना रुकावटें डाला है, यानी कि कितनी ऑपोजिशन क्रिएट किया है, हाउ मच ऑपोजिशन ऑफर्ड इज द रेजिस्टेंस, इतनी पक्का होना चाहिए। ठीक है। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि हीटर लगा देते हैं हम जहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, ऐसे करके इससे पहले के लेक्चर में सारे टॉपिक में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अभी बस आपको इतना समझना है कि आज हम क्या करने वाले हैं, हम रेजिस्टर्स को कनेक्शन कर देंगे। तो अब ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होने वाली है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताएंगे। तो इसको मैं दो तरह से कनेक्ट करने वाला हूँ, वो कौन सा तरीका है उसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजेगा तभी तो करंट बनेगा। अब करंट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, ये बैटरी कनेक्शन करनी पड़ती है। तो बैटरी का ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा।
अब जो पावर दे रहा है उसे हम क्या बोल रहे थे, वोल्टेज बोल रहे थे, है ना। तो ये वोल्टेज सप्लाई करेगा। अब जरा सोचो, ये बैटरी कनेक्शन नहीं किया होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आता। इसका मतलब बैटरी ने क्या किया, पावर सप्लाई किया, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इधर तक आ पा रहे हैं। बीच में रुकावटें आने के बावजूद भी, यानी कि ऑपोजिशन हो रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच रहा है, मतलब उसके पीछे कौन है, ये बैटरी का पावर है कि नहीं यहाँ पर। इसका मतलब बैटरी ने कुछ एनर्जी खर्च करेगी और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर भेजेगी। इसका मतलब एक और होता है कि बैटरी ने अपनी एनर्जी सप्लाई कर कर करंट को फ्लो कराया है। अब जरा सोचो, अगर इधर ज्यादा ऑपोजिशन हो जाएगा, मतलब ज्यादा रुकावटें आएंगे, तो यहां से कम इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। कम इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा मतलब कम करंट बनेगा, है कि नहीं। ज्यादा रुकावटें मतलब क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा ऑपोजिशन हो जाएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो कम करंट बनेगा। अगर बीच में कोई रुकावटें नहीं आ रही, हल्का सा कोलिजन हो रहा है और आराम से जगह मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन फटाफट निकल जा रहे हैं, मतलब ज्यादा करंट बनेगा। कब, जब ऑपोजिशन कम होगा। तो अगर ऑपोजिशन कम है तो करंट ज्यादा बनेगा। ये बात तो हम यहां से समझ गए, है कि नहीं। अब करंट इधर से इधर करंट को बनाने के लिए इसके पीछे कौन होता है, ये बैटरी होती है। अब थोड़ी सी सेंस लगाओ और सोचो, इधर अगर ज्यादा ऑपोजिशन आ गया तो फिर बैटरी को ज्यादा पावर सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर भेजने के लिए, है कि नहीं। मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा खर्च होगा। इधर ज्यादा ऑपोजिशंस आ जाएंगे, मतलब ज्यादा रुकावटें आ जाएगा, तो बैटरी को ज्यादा पावर सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने के लिए। अगर बीच में इतना कोई रुकावटें नहीं है, मतलब इतना कोलिजन नहीं हो रहा है, इतना ऑपोजिशन नहीं हो रहा है, तो बैटरी को कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर जाने के लिए। तो अगर कम रेजिस्टेंस रहेगा तो जो वोल्टेज सप्लाई होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ के रख लो। इतनी कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो आगे जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, राइट। तो मैं इसको निकाल लेता हूं और देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे कनेक्शन कर सकते हैं हम लोग। देखो, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं। इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। यह है रेजिस्टेंस, मतलब ऑपोजिशन। अब इस रेजिस्टेंस को मैं R1 से बता दिया, इस रेजिस्टेंस को R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं यहां से इधर बैटरी से कनेक्शन कर देता हूं और यहां की लगा देता हूं जहां हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। अब ये की है, प्लग की है, मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ऐसे करंट फ्लो के इस तरफ आएगा। समझ में आ गया। अभी देखो, यहाँ रेजिस्टेंस R1 लगाया, मतलब क्या, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि करंट जब फ्लो होगा तो उसको ऑपोजिशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रुकावटें आएगी। इधर भी इलेक्ट्रॉन को रुकावटें आएगी। इतना समझ गया। अब ये पूरा क्या वायर है जिसमें करंट फ्लो होने वाला है। क्लियर हो गई। अभी देखो, ये जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्शन किया है ये बाजू बाजू में किया है, मतलब एक ही लाइन में किया है। एक सिंगल लाइन में एक के बाजू में एक के बाजू में एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्शन कर दिया है। अभी मैंने समझने के लिए सिर्फ 2 लिया है, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्शन किया है, एक लाइन में किया है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या जो रेजिस्टर है उन्हें हम क्या किया, कनेक्शन कर दिया। यहाँ रेजिस्टर को हमने इधर लगा दिया है और उन्हें कैसे लगाया है, सीरीज में लगा दिया। अब यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है। अब करंट को यहाँ से यहाँ पर पास आउट कराना है, करंट को इधर से इधर पास आउट कराना है, तो बैटरी को वोल्टेज खर्च करनी पड़ेगी। अब पूरे सर्किट में जो वोल्टेज खर्च होने वाला है वो V है, समझो। ठीक है, तो इधर से इधर करंट को पास कराने के लिए कुछ वोल्टेज खर्च होगा। जो भी वोल्टेज खर्च होगा उसे हम क्या कंसिडर किए, V1 कंसिडर किए। अब इसको कैसे समझोगे जरा देखो। आपको पता है वो हर्डल रेस होता है,
हर्डल रेस में क्या होता है, बीच में बैरियर्स होते हैं, वो रनर क्या करते हैं, दौड़ते हैं, और पहले वाला जो बैरियर आ रहा है यानी कि पहले वाला जो हर्डल आ रहा है उसे क्रॉस करता है, जंप मारता है, फिर आगे दौड़ता है। अगला वाला हर्डल थोड़ा लेवल बड़ा रहता है, फिर वहां पर जंप मार के उसके ऊपर से जंप मार लेता है, फिर उसके आगे दौड़ता है, आगे जाके एक और हर्डल आएगा, मतलब बैरियर आएगा, फिर उसको वहां पर जंप मार के उसे क्रॉस करता है। तो मुझे बताओ, पहले बार एक ऑपोजिशन आया, सेकेंड टाइम एक ऑपोजिशन आया, थर्ड टाइम एक ऑपोजिशन आया, हर ऑपोजिशन को क्या कर रहा है, वो ओवरकम करके जा रहा है। हर बार ओवरकम करने के लिए वो कुछ एनर्जी खर्च कर रहा है। अब जरा सोचो, पहले सिंपल दौड़ रहा था, पहले सिंपल रनिंग कर रहा था, बीच में हर्डल आ गया, तो उसको उसके ऊपर जंप मारना पड़ेगा। जंप मारने के लिए वहां पर कुछ एनर्जी खर्च करेगा वो, फिर आगे दौड़ेगा, सेकेंड हर्डल आ गया, सेकेंड बैरियर आ गया, वहां जंप मारेगा, मतलब उधर भी कुछ एनर्जी खर्च करेगा। इस तरह वो जा रहा है। तो जरा सोचो, पहले वाला ऑपोजिशन को ओवरकम कर किया, सेकेंड वाला ऑपोजिशन को ओवरकम किया, और ये ऑपोजिशन को ओवरकम करने वाला वो एक ही पर्सन है। वैसे ही जो करंट यहाँ पर आया वही करंट यहाँ जाएगा और वही करंट यहाँ आएगा, है कि नहीं? मतलब करंट सेम है, इधर से जो करंट पास होगा वही करंट यहाँ से यहाँ पास होने वाला है। सेम विजुअलाइज करो, वो हर्डल रेस वाले को इमेजिन करो बस, ठीक है। अब जरा देखो, सोचो कि इधर का ऑपोजिशन थोड़ा कम रहेगा, तो यहां से यहां पर करंट को पास कराने के लिए बैटरी का वोल्टेज कम खर्च होगा। इधर का ऑपोजिशन बहुत ज्यादा है, तो यहां से यहां पर करंट को पास कराने के लिए बैटरी का ज्यादा पावर सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, है कि नहीं? तो ये दोनों एनर्जी सेम होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब इन पे डिपेंड है कि अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, तो यहां से यहां पर करंट को पास कराने के लिए अलग अलग एनर्जी खर्च होगी। तो जो भी वोल्टेज इधर से इधर करंट को पास कराने के लिए खर्च होती है उसे हमने कंसिडर किया V1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब यहां से यहां पर करंट को पास कराने के लिए जो वोल्टेज खर्च हो रहा है वो V2 रहेगा, तो ये हो गया V2, और फिर करंट यहां से यहां पर आ गया। मतलब टोटल वोल्टेज कितना खर्च हुआ होगा, V वोल्टेज खर्च हुआ है, उसमें V1 इधर खर्च हो गया और V2 यहां खर्च हो गया। इसका मतलब टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ऐसे हम कह सकते हैं, है कि नहीं? पूरा कितना वोल्टेज सप्लाई हो गया है, तो थोड़ा V1 वोल्टेज यहां पर सप्लाई हो गया और यहां पर V2 वोल्टेज सप्लाई हो गया। मान के चलो कि हमने एग्जांपल के लेके चला कि लेट से इसको हमने ले लिया 220 वोल्टेज, मान के चलो कि यहाँ पर 200 वोल्टेज है समझो, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, इधर वोल्टेज खर्च होगा 80 वोल्टेज और इधर खर्च हो गया 120 वोल्टेज, क्योंकि इधर का ऑपोजिशन ज्यादा है, इधर का ऑपोजिशन कम है, तो इधर कम वोल्टेज खर्च हुआ, यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज खर्च हो गया, दोनों मिला के 200 वोल्टेज हो गया। तो ऐसा इसका सिंपल फिलॉसफी है, समझ में आ गया? एनीहो, अगर आप यहाँ समझ गए तो आगे देखो, यहाँ तक क्लियर हो गई। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़े थे, जो भी पावर सप्लाई किया जाता है V, कितना करंट पास हो रहा है करंट, और कितनी रुकावटें आ रही है वो रेजिस्टेंस R। हमने ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे, अगर एक बैटरी कनेक्शन कर दिया ऐसे, तो यहाँ लगा लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R हो गया, यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, ये बैटरी का वोल्टेज V है। ओम्स लॉ क्या बता रहा था, कितना वोल्टेज सप्लाई किए वो V, कितने करंट को पास कराए हैं करंट I, कितनी ऑपोजिशन आया है R, तो V इज इक्वल टू IR, ये हमने पढ़े थे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर देखो, इधर से इधर करंट पास कराने में कितना वोल्टेज खर्च हुआ है, V1 वोल्टेज खर्च हुआ है, राइट। और यहाँ से कौन सा करंट पास हुआ है, ये वाला करंट गया है, तो करंट कितना रहेगा, इधर I रहेगा, I, और इधर रेजिस्टेंस कितना है, R1 हो गया। इधर से इधर करंट कितना पास हुआ है, वही करंट जो यहाँ पर आया था वही करंट इधर आ रहा है, मतलब इधर का करंट कितना है I, यहाँ पर रोकने वाला कितना है R2, तो इधर से इधर कितना वोल्टेज लग रहा है V2, मतलब V2 इज इक्वल टू IR2, तो हम लिख ले रहे हैं V2 इज इक्वल टू IR2। अब ये देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस R1 और ये R2 पूरा सीरीज में है कि नहीं, एक के बाद एक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो रहेगा उसको हम मान के चलते कि RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है RS, पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है,
पूरी सर्किट में इधर से लेके इधर तक करंट लाने के लिए कितनी वोल्टेज खर्च हुई, V वोल्टेज खर्च हुई। देखो सिर्फ यहां से यहां पर करंट को पास कराने के लिए V1 वोल्टेज खर्च हुआ, इधर से इधर करंट को पास कराने के लिए V2 वोल्टेज खर्च हुआ, पूरे सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए V वोल्टेज खर्च हुआ। तो पूरे सर्किट में वोल्टेज V, पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट, और पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, R1 और R2 सब मिला के हमने क्या बोला, RS, मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना है, RS है। समझ में आ गया। तो अभी ऑलरेडी हमने पहले ऊपर लिख के रखा है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है। आपको पहले से पता है कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, ये होगा। नाउ V का देखो, V इज इक्वल टू कितना है, IRS है, IRS लिख दिया। और V1 है IR1, तो IR1 हो गया, प्लस V2 कितना है यहाँ पर, IR2 हो गया, ये लिख दिया। इसमें देखो IRS, यहाँ पर I कॉमन ले लीजिए, ये हो गया R1 प्लस R2 हो गया। अब ये I दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो RS इज इक्वल टू क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है। ये है फॉर्मूला। इससे क्या समझा, हमने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन किया है, तो पूरा सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस आपने कनेक्शन किया उन सब का एडिशन कर लो। अभी इस वक्त इस सिचुएशन में हमने दो ही रेजिस्टेंस कनेक्शन किया है, तो R1 प्लस R2। अगर यहाँ पर 3-4 किए होते तो उन सब का एडिशन करते। मान के चलो कि n रेजिस्टेंस है, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, हम लिखते RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 होता तो 3 तक लिखते हैं, 4 होता तो 4 तक लिखते हैं, 5 होता तो 5 तक लिखते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर n नंबर होता तो Rn तक लिखते हैं। जितना रेजिस्टेंस है उन सबको डायरेक्ट एडिशन करो, ठीक है। अभी के एग्जांपल के लिए चलो मान के चलो कि मैंने आपको बता दिया कि इधर जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है समझो, और यहाँ का रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब मैं पूछ रहा हूँ कि नेट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कनेक्शन कितना रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्योंकि सीरीज कनेक्शन है इसलिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ऐड करो। कितना है, 3 प्लस 5, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, 3 प्लस 5। RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ओम, इतना आ जाएगा। मतलब इसमें नेट रेजिस्टेंस R1 R2 मिलाकर इतना रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गई, इतनी बात पक्का हो गया। इसका फॉर्मूला याद रखो, RS इज इक्वल टू क्या रहेगा, R1 प्लस R2। डायरेक्ट एडिशन करनी होती, ये वाली बातें याद रखोगे। अब आगे क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को है ना, अभी वाले में हमने एक के बाद एक ही लाइन में अरेंज किया। अभी ऐसे नहीं करेंगे, एक ऐसा रहेगा, एक उसके ऊपर रहेगा, एक उसके ऊपर रहेगा, मतलब पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो उसमें रेजिस्टेंस को कैसे ऐड किया जाता है वो देखेंगे। अब इसकी तरह डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, उसमें अलग तरह से होता है, तो वो कैसे होते हैं वो समझेंगे। तो देखो इसको निकाल लेता हूं पहले। चलो आपने यहाँ पर देख लिया ना, तो इसका आंसर ये, एक काम करता हूँ, ये डायग्राम को मैं ऐसे ही रख लेता हूँ ताकि आपको जरा देखने में और समझने में जरा डिफरेंस समझ में आ जाए। तो फिलहाल के लिए मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हमने क्या पढ़ा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पढ़ा, और यहाँ पर V था, ठीक है, इतना याद रख लो। अब एक काम करता हूँ, हम यहाँ पर एक फिगर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैसा होगा, देखो रेजिस्टेंस कनेक्शन करता हूँ, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है, और एक दूसरा रेजिस्टेंस है जो मैं इधर लगा ले रहा हूँ, और इन दोनों को इस तरह कनेक्शन कर लेते हैं। ऐसे हमने बैटरी से कनेक्शन कर लिए, ठीक है। अभी देखो क्या होगा कि हमने यहाँ से करंट को भेजने वाले, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये प्लग किए, स्विच ऑन कर देंगे, करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है समझो, ठीक है। अब यहाँ से है ना जो करंट जा रहा है वो आई करंट जा रहा है। अब इधर जो रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दिया वो R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। थोड़ा डायग्राम जरा क्लियरली बना लेते हैं ताकि जरा विजुअलाइज करने में हमें आसानी हो जाए। देखो यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, एग्जाम्पल के लिए समझ के चलते हैं। लेट्स से मैंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ का जो करंट है ना वो 10 एम्पीयर का करंट है समझो, ताकि जरा आपको समझने में इजी पड़े। अब करंट आई यहाँ पहुंचा है, अब ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं जंक्शन पॉइंट। अब जंक्शन पे आ गए हैं, अब ये करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सामने वाला रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है। अब मैं ऐसे बता के चल रहा हूँ कि देखो इधर का रेजिस्टेंस है ना कम है, यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब
कम रेजिस्टेंस है तो इस इधर से ज़्यादा करंट जाना चाहिए, और यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से कम करंट जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ से कम करंट पास होता है, और कम रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ से ज़्यादा करंट पास होता है। ये बात आपको पहले ही समझ गया है। तो इधर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ से ज़्यादा करंट गया होगा। तो लेट्स से इधर से जो भी करंट जाने वाला है उसको मैं I1 कह दिया, यहाँ से जो करंट जाने वाला है उसको हमने I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो I1 है ना, अभी के लिए मैंने बता दिया यहाँ से 8 एम्पियर का करंट चला गया, क्योंकि इधर आया था 10 एम्पियर, उसमें से 8 एम्पियर करंट यहाँ से गया, और बाकी जो 2 एम्पियर का करंट है वो इधर से आ गया, यहाँ से। अब 8 एम्पियर करंट इधर से इधर पास होके आ गया, और 2 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ पर पास होके आ गया। अब करंट पास होके यहाँ आ गया, मतलब I1 इधर आ गया, और ये जो I2 है वो यहाँ आ गया। ऐसे करके वापस ये I1 यहाँ आ गया और I2 इधर से आ गया। I1 इधर से 8 एम्पियर, I2 यहाँ से 2 एम्पियर, दोनों मिला के वापस वही पुराना वाला 10 एम्पियर। तो जितना करंट यहाँ से गया था उतना ही करंट आएगा, बस बीच में क्या होगा, करंट का डिवीजन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। कैसे रेजिस्टेंस कनेक्शन किया उसके बेसिस पे वो करंट का क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, करंट स्प्लिट हो जाएंगे और यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। क्लियर है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, देखो एक बात हमेशा याद रखो, सीरीज कनेक्शन में आपने क्या नोटिस किया था, जो करंट यहाँ पर है वही करंट इधर है और इसी तरह चल रहा है, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कनेक्शन किया था ना, वोल्टेज वो सेम नहीं था, इधर का वोल्टेज अलग है, इधर का वोल्टेज अलग है, लेकिन करंट सेम था। इस रेजिस्टेंस के पास जो करंट है वही करंट यहाँ पर था। तो सीरीज में हमेशा याद रखो SI, ये कोड याद रख लो, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज चेंज होता है। देखो वोल्टेज चेंज हो रहा है, हर रेजिस्टेंस के यहाँ पर वोल्टेज चेंज है, पर करंट वही है, जो इधर था वही करंट यहाँ गया है। इसमें देखो जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ पर नहीं है, अलग अलग करंट है, लेकिन इसमें वोल्टेज सेम होगा। मतलब जितना वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर करंट को पास कराने में लगेगा ना, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर लगेगा और उतना ही वोल्टेज यहाँ रहेगा। यानी कि इधर वोल्टेज V है तो इधर से इधर करंट को पास कराने के लिए V वोल्टेज लगेगा, इधर से इधर करंट को पास कराने के लिए V वोल्टेज लगेगा। ठीक है। रिमेंबर, इन सब का जंक्शन पॉइंट यहाँ पर है, इधर दोनों का जंक्शन पॉइंट यहाँ पर है। समझा क्या मैंने क्या कहा? मतलब इन सारे रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस का जो शुरुआत का पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये, इस रेजिस्टेंस का भी शुरुआत का पॉइंट वही है जो पहले वाले का है। पहले वाले रेजिस्टेंस का जो इनिशियल पॉइंट है वही R2 का इनिशियल पॉइंट है, R1 का जो एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, और इसका भी टर्मिनल पॉइंट वही है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जितनी वोल्टेज यहाँ पर खर्च होगी उतनी वोल्टेज यहाँ खर्च होगी, और वही वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब एक कोड याद रखो, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होगा पता है? करंट चेंज होता है, करंट चेंज होगा पर वोल्टेज चेंज नहीं होगा। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ पर है, वही मेन बैटरी का वोल्टेज रहेगा। सीरीज में ऐसा नहीं, सीरीज में यहाँ का वोल्टेज मिलाकर मेन बैटरी का वोल्टेज होगा, मतलब वोल्टेज चेंज होगा। R1 के यहाँ पर वोल्टेज, R2 के यहाँ का वोल्टेज अलग अलग है। पैरेलल में करंट अलग अलग है, इधर का करंट अलग अलग है, लेकिन सीरीज में इधर का करंट और इधर का करंट, यहां से जाने वाला करंट, यहां से जाने वाला करंट सेम है। तो अभी कोड याद रखो, SI मतलब सीरीज में करंट कांस्टेंट, PV पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब करंट चेंज होगा, और करंट कांस्टेंट है मतलब वोल्टेज चेंज होगा। ये याद रख लो। अब यहां समझते, आप एक बात नोटिस किए होंगे, यहां से 10 एम्पीयर जाके इधर 8 और 2 हो गया, और फिर मिलके वापस 10 आ गया। यानी कि हम ऐसे बोले 10 इज इक्वल टू 8 और 2 बोल सकते हैं ना, इधर का 8 इधर का 2 मिलाकर 10 हो गया। यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है?
चलो अब यहाँ पर क्या करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, कितना वोल्टेज खर्च की हो वहां से कितना करंट पास हो रहा है और वहां का रुकावटें कितनी है ये बताता है। तो देखो यहां से अभी यहाँ कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, V वोल्टेज, कितनी करंट यहां से जा रही है I2, और यहां पर रुकावटें कितनी है R2। देखो इधर का वोल्टेज कितनी है V, यहां से कितनी करंट जा रही है I1, यहां रुकावटें कितनी आ रही है R1। रुकावटें मतलब ऑपोजिशन, बराबर। पूरे इसमें पूरे सिस्टम में जो भी रेजिस्टेंस है उनको हम क्या करने वाले, उनका नेट रेजिस्टेंस निकालने वाले। जो नेट रेजिस्टेंस है उसे मान के चलते कि आरपी बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, आरपी। आरपी मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो वो पूरा सिस्टम के अंदर है, पूरे सिस्टम में कितने करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट हो रहा है। इधर से जो करंट जा रहा है वो I1 है, इस रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा है वो I2 है, लेकिन पूरे सिस्टम में पूरा करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है। तो करंट कितना I, पूरे सिस्टम में हमने कितनी वोल्टेज दिया है, हमने मेन वोल्टेज V दिया है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू IRP। ये ओम्स लॉ पूरे सिस्टम के लिए, ये है ओम्स लॉ फॉर R1 रेजिस्टेंस के लिए, ओम्स लॉ थ्रू दी R2 रेजिस्टेंस के लिए, ओम्स लॉ फॉर द सिस्टम के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या दिया है, यहाँ पर V इज इक्वल टू I1 R1 दिया है। तो मैं काम करता हूँ I1 निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा V अपॉन R1 हो जाएगा, राइट। दूसरा हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे V इज इक्वल टू I2 R2 पढ़ रहे, हमें चाहिए I2, तो क्या होगा V अपॉन R2, मतलब ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पढ़ रहे V इज इक्वल टू IRP पढ़ रहे, हमें RP चाहिए, तो क्या रहेगा V अपॉन I हो जाएगा, राइट। पहले हम देख चुके कि पूरा 10 एम्पेयर करंट इज इक्वल टू 8 + 2, यानी कि ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ लिए। तो इसके बेसिस पे अब मुझे बताओ टोटल I इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे हो, I1 + I2 पढ़ रहे हो। तो देखो I का आंसर क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन, सॉरी माफ करना, हमें I यहाँ लेना है और यहाँ हो जाएगा ये RP, है ना, गलती कर ली हमने। देखो अभी I की जगह पे आप क्या लिखोगे, V अपॉन RP लिखोगे, तो यहाँ हो जाएगा V अपॉन RP इज इक्वल टू I1 के जगह पे लिखोगे V अपॉन R1, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, और I2 के जगह पे क्या लिखोगे, V अपॉन R2, तो V अपॉन R2। तो देखो यहाँ पर V अपॉन RP इज इक्वल टू, RP मतलब क्या, नेट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कनेक्शन। ये क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल क्या है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। या फिर देखो ये सीरीज कनेक्शन है, वो पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन हमने कर दिया है। यहाँ देखो क्या करेंगे, ये V है ना, ये V कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 रहेगा। अब ये V कट जाएंगे तो क्या रहेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2। ये वाला फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया, क्लियर है, दिस इज अ कंडीशन। अब इससे क्या समझा, देखो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन कर दोगे तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो कैसा आएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2। मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल बनाओ, इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बनाओ, तो आपको जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल मिलेगा। अब यहाँ से सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप सॉल्व करोगे इसको, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, R2 यहाँ आ जाएगा प्लस ये R1 इधर चला जाएगा, होल अपॉन ये R1 इंटू R2 हो जाएगा, है ना। अब इसका उल्टा करो, ये RP को ये ऐसा उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब एग्जांपल लेके समझते, देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला समझ में आ गया। इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है उसका आंसर इस तरह निकलेगा। डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते आप। सीरीज में कैसा हो रहा था, दोनों रेजिस्टेंस को डायरेक्ट एडिशन कर रहे थे हम लोग। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन करके रखा है उन सबका डायरेक्ट एडिशन करो, आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा सीरीज कनेक्शन में। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो उनका रेसिप्रोकल करने का, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करने के बाद मिलेगा आपको, राइट। चलो अभी हमने यहाँ पर जो आपको दिखाया ना उसका फॉर्मूला इधर लिख लेते पहले।
और आपको एग्जाम्पल लेके समझा दे। अभी ये हमने क्या लिखा है यहाँ 1/RP इज इक्वल टू आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 आ गया, राइट, ये आ गया। चलो यही रेजिस्टेंस लेते हैं हम, यहाँ पर कितना 3 ओम है और इधर कितना 5 है ना, तो एक काम करता हूँ, देखो ये 3 ओम वाला होगा और ये कितना 5 ओम वाला होगा। तो कैसे निकालते बताओ, 1/RP इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो RP वाला है, 1/3 और 1/5, क्योंकि R1 है 3, R2 है 5। तो 1/RP इज इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, अपॉन 5 3 जा कितना 15 हो जाता। तो 1/RP इज इक्वल टू, देखो 5 + 3 कितना 8, 8/15 आता। अब यहाँ पर देखो इसको उल्टा करो, आप इसको ऊपर रखो, RP ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि RP इज इक्वल टू 15 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 15/8 आ जाएगा। इसको ऐसा उल्टा घुमा लिया तो 15 ऊपर 8 नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करता तो कैसे करना है, यहाँ पर RP इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आता है ना, 8 2 जा 16 आता है, 8 1 जा 8 मतलब 70 आता, 70 यानी कि 8 8 जा 64 आता, 64 मतलब 70 और 64 तो 6 आता, फिर 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, ये देखो ऐसा आएगा। अब इतना आंसर आएगा, मतलब ज़रा इमेजिन करो यहाँ पर कैसा आ रहा था, देखो इसका रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, तो यहाँ RS इज इक्वल टू R1 3 और R2 कितना 5, तो RS इज इक्वल टू आ गया 8 ओम। यानी कि जब रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्शन करोगे ना तो उनका एडिशन होके देखो इतना आ रहा है, यानी कि एक का 3 एक का 5, पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हो गया 8 हो गया, 8 है कि नहीं, 3 + 5 मिला के 8 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो एग्जैक्टली उसका उल्टी कहानी, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 3 है, इसका खुद का कितना है 8 है। ऐसा लग रहा था इन दोनों को मिला के 8 या 8 से ज्यादा आना चाहिए, बट कहानी क्या है देखो 1.875, 1.875 मतलब 2 भी नहीं आ रहा है। इसका अकेले का कितना है 3, इसका अकेले का कितना है 5, लेकिन जो मेन रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में 3 नहीं आ रहा है, 3 तो दूर की बात, यहां पर 2 भी नहीं आया है। ऐसे दोनों को मिलाते तो कितना आता 8, लेकिन यहां पर 8 आ रहा है क्या, नहीं, जस्ट 1.8 है। अगर इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है सॉल्व करके तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब 2 ओम आ रहा है। इससे एक बात समझ लो, अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल कनेक्शन करा दो, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो सीरीज कनेक्शन करा दो। You are getting my point what I am saying that? Remember, अगर सीरीज को रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दोगे तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा मतलब करंट कम फ्लो होने वाला है पूरे सिस्टम में। समझ में आ रही है मेरी बात? और यहां पर देखो, यहां रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, एकदम कम कर दिया, नेट रेजिस्टेंस पूरा कम, मतलब जो करंट फ्लो होने वाला है वो ज्यादा। क्लियर हो गई? ये कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच में, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें जब आप एडिशन करोगे तो जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल करने का, तो जो आपको मेन नेट रेजिस्टेंस है वो भी रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनता है सारी भाषण मैंने पहले दे दिया है, आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या लेंगे, देखो 1 मिनट इसको निकाल लेते हैं। देखो अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, फिर नहीं ऐसे करके और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। अब इस तरह कनेक्शन कर देंगे और इधर बैटरी लगा लिए और यहाँ अपना प्लग की जहाँ हम स्विच ऑन करने वाले ये की है और ये प्लस माइनस। इस रेजिस्टेंस को R1 बता दिया, इस रेजिस्टेंस को R2 बता दिया और इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हम ले लेते 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर जो है ये है 6 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ ले ले रहे 5 ओम का रेजिस्टेंस। इधर जो भी बैटरी दिया है इसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो वोल्टेज है वो है 14 वोल्टेज का सप्लाई। अब इधर से करंट फ्लो होगा, करंट I फ्लो होगा, पूरे सर्किट में फ्लो होते हुए आएगी, करंट इस तरह फ्लो होगा,
ठीक है, यहाँ से भी जाने वाला है करंट, इस तरह जाके आने वाला है। अब मेरा सवाल यहाँ पर है कि मैं इधर बोल रहा हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दो, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ तो नेट रेजिस्टेंस निकाल के दो, नेट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, इन दी सर्किट, पूरे सर्किट में, मैं सिर्फ इसका नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे सर्किट का। और दूसरा सवाल ये है कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, पूरे सर्किट में कितने करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। तो दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को देखेंगे। देखो इसके देख के लग रहा है कि ये पैरेलल कनेक्शन है ना, ये इसके नीचे है ना ऐसे, तो पैरेलल कनेक्शन है, तो इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसका रेजिस्टेंस को हम आरपी बता देंगे। अब ये पूरे का आंसर निकालना है, कितना आया आरपी। अब इसे कैसे निकालना है वो हम सॉल्व करेंगे, पर इनका जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसका आंसर को हमने क्या बोल दिया, आरपी, क्योंकि पैरेलल में था तो इसका रेजिस्टेंस को हमने आरपी बताया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन। अब ये पूरा एक रेजिस्टेंस हो गया आरपी, और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तो इस रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में कौन सा कनेक्शन दिख रहा है, सीरीज कनेक्शन। तो फिर इसे और इसे ऐड करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो मिल जाएगा, है कि नहीं। हम स्विच ऑन कर लेंगे, करंट को फ्लो कर देंगे और अभी देखेंगे। पहले मैं इसका निकाल लेता हूं। देखो ये पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि पैरेलल में हमने यही फॉर्मूला पढ़े थे। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 3 है, और 1/R2 कितना है 6 है। तो 1/RP इज इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 एंड 3 1 जा 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 होगा। तो मैं 6 इंटू 3 लिख लेता हूँ, 18 नहीं लिख रहा हूँ, 6 3 इंटू 3, नहीं तो लिख लो ऐसा को, 6 3 जा कितना 18 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/RP इज इक्वल टू 6 प्लस 3 कितना 9/18 हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/2R है। अब 1 1 मैच हो गया तो 2 इज इक्वल टू RP, मतलब इसको अगर उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा आंसर, RP इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम, मतलब इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 2 ओम, यानी कि ये आ गया 2 ओम। अब ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, ये कैसे कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो भी इन दोनों का पूरा रेजिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बताएंगे, RS से बताएंगे। तो ये और ये सीरीज में, तो RS इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि RP प्लस R3 आना चाहिए। तो RP प्लस R3, तो RS इज इक्वल टू, RP है 2 और R3 कितना है 5, है ना, ये 2 और 5 है, तो ये पूरा हो जाएगा RS इज इक्वल टू 7 ओम। ये हो गया खत्म, क्लियर हो गई मेरी बात। कंप्लीट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 7 ओम आ रहा है। अब आप मुझे बताओ पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 7 ओम। पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज सप्लाई होने वाली है 14 वोल्टेज, तो करंट कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू टोटल करंट I एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है RS है, तो मैं RS से दिखा दिया। आप इसको नेट रेजिस्टेंस कहो या RS कहो, एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मुझे यहाँ पर I चाहिए, तो I इज इक्वल टू V/RS, I इज इक्वल टू कितना वोल्टेज है 14 वोल्टेज है, तो V के जगह पे 14, RS का आंसर कितना आया 7, तो यह आ गया 7, यानी कि I इज इक्वल टू कितना करंट होगा 7 1 जा 7 2 जा 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। मतलब इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से पास हो रहा है। ये बात पक्का हो गई। तो अभी हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए, टोटल करंट भी निकाल लिया, दोनों में मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व करना होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट एक टॉपिक है, सिंपल सी बात है, ये है रियोस्टैट। ये रियोस्टैट होता क्या है, रियोस्टैट भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला मटेरियल ही है, यानी कि ये भी एक रेजिस्टर ही है, बट ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब क्या, ये वैरी होता रहता है, ये चेंज हो सकता है। अब ये रेजिस्टर कैसा होता है, ऐसे मूवेबल होता है, उसको आप स्लाइड करोगे ना तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब मान के चलो मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगा लिया, इधर लगा लिया,
ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स्ड है। अब अगर आप इसका चेंज करना चाहते हो तो फिर इसको निकालना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा होता है पता है, रियोस्टेट ऐसे रजिस्टर है कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, मतलब वो मूवेबल होता है, ऐसे मूव स्लाइड करा सकते। थोड़ा आगे बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, थोड़ा और आगे लेके गया उसका रेजिस्टेंस और चेंज हो गया, मतलब ये चेंजेबल रजिस्टर है। चेंजेबल रेजिस्टेंस इसके अंदर होती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप रेजिस्टेंस को कभी भी चेंज कर सकते हो। और इसका सिंबल कैसे दिखाते पता है, ये जो रेजिस्टेंस आप यहां दिखाया ना, इधर का रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, बस इसके ऊपर ऐसे एरो होता है। ऐसे एरो है मतलब समझ जाओ कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल मतलब इसकी रेजिस्टेंस को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको है ना यहाँ पर कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ द मोटर। इसका एक यूजेस बता दो क्या यहाँ पर। पहला, टू एडजस्ट स्पीड ऑफ मोटर। जो मोटर का स्पीड है ना उसको चेंज करने के लिए, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस चेंज करोगे, करंट चेंज होगा तो मोटर का स्पीड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप जो हमारा ये लैंप होते हैं ना, लैंप की जो इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हम ऐसे बोलेंगे टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस इन द लैंप। मतलब लैंप के अंदर जो ब्राइटनेस है उसको आप चेंज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। तो जो यूजेस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो रियोस्टेट का एग्जांपल है। जब आप फिजिक्स के लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे ना, वहाँ पर भी रियोस्टेट होता है। आप जब कुछ सर्किट कनेक्शन कर रहे हो तो वहाँ इसको लिया भी जाता है। इसके अलावा ये कैसा होता है, वाइपर की तरह होता है, यानी कि ऐसे उसको एक तरह से टच करके लेके जाते हैं और रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये रियोस्टेट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर रेजिस्टेंस आप कभी भी वैरी करा सकते हो, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये है रियोस्टेट। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।